दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज तेजी के बाजार में स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। लगभग 0.4% की तेज गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे वजह है जेएलआर का कमज़ोर गाइडेंस। जेएलआर की तरफ से जो बातें निकल के आ रही है वो इस समय स्टॉक के लिए अच्छी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन तो अच्छा है, लेकिन पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के बिजनेस में कमी भी आई है। सेल गिरा है, ईवी सेगमेंट हो या दूसरा सेगमेंट हो। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति टाटा मोटर्स की, उसको समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर, क्योंकि आने वाले समय डीमर्जर होने जा रहा है। कंपनी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और आप समझ सकते हो उससे आने वाले समय बिजनेस में फिर से रफ्तार मिलने की संभावना बन जाएगी। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फंडामेंटली कंपनी कैसी है और दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 685 पर क्लोजिंग थी। 3.76% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई थी, थोड़ी सी दिन में तेज़ी भी बनी, लेकिन जेएलआर ने पूरा मामला पलट दिया। आज बाजार में काफ़ी शानदार तेज़ी थी। 600 पॉइंट के ऊपर की तेज़ी हमने सेंसेक्स में देखी है और उसके बावजूद भी यहाँ पे इसका कोई पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला। तो 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जेएलआर के वित्त वर्ष 2024 के आउटलुक में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के 8.5% के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 में जेएलआर का एबिटाडा 5 से 7% रहना संभव है। तो जेएलआर के इन्वेस्टर डे से पहले टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जेएलआर का एबिटाडा गाइडेंस घटाकर 5.7% कर दिया है। टाटा मोटर्स में गिरावट क्यों, इसकी पड़ताल करें तो पता चलता है कि आज जेएलआर का इन्वेस्टर डे है। इससे पहले कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 का आउटलुक जारी किया है। यह आउटलुक निवेशकों को पसंद नहीं आया। जेएलआर के वित्त वर्ष 2026 के आउटलुक में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के 8.5% के मुकाबले फाइनेंशियल 2026 में जेएलआर का एबिटाडा 5 से लेकर 7% रहना संभव है, यानी आप एबिटाडा गिरता हुआ दिखाई देगा। वही वित्त वर्ष 2025 के 150 करोड़ के पाउंड के मुकाबले कंपनी का फ्री कैश फ्लो जीरो रहना संभव है, यानी जो कंपनी में 150 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है पाउंड में, वो जीरो हो सकता है, सारा खत्म हो सकता है। वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 में सुधार हो सकता है, यानी 26 खराब रहेगा, 27-28 से फिर सुधार की संभावना बनेगी। कंपनी का एबिटाडा वापस 10% पहुंचाने का लक्ष्य कंपनी ने रखा हुआ है। जेएलआर ने यूएस टैरिफ पर सफाई दी है। जेएलआर की तरफ से यूएस टैरिफ पर सफाई आई है। कंपनी का कहना है कि टैरिफ पर सरकार के साथ लगातार बातचीत जारी है। यूके यूएस ट्रेड डील से टैरिफ 27.5% से नीचे आएंगे। स्लोवाकिया में 27.5% टैरिफ जारी रहेगा और यूएस में प्राइसिंग क्या होगी इस पर अभी विचार जारी है। चीन पर भी उन्होंने सफाई दी जेएलआर के बिजनेस पर। जेएलआर ने चीन पर दी गई अपनी सफाई में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में प्रीमियम बाजार में दिक्कत रही है, फिर भी जेएलआर ने आउट परफॉर्म किया है। बड़े सेगमेंट में मई में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है। जेएलआर जेवी को फ्रीलैंडर की लाइसेंसिंग से चीन में ग्रोथ हासिल करेंगे। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में पहली फ्रीलैंडर संभव है। जेएलआर ने अपनी विदेश की योजनाओं पर बात करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2024 से लेकर 28 के बीच क्षमता विस्तार पर $15 अरब पाउंड खर्च करने पर विचार है। जेएलआर ने लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कमजोर फ्री कैश फ्लो और कई छोटे जोखिमों का जिक्र भी किया है। जेएलआर ने कहा है कि फाइनेंस 2026 में उसका फ्री कैश फ्लो लगभग जीरो रहने की आशंका है। हालांकि अपनी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर कमिटेड है और 5 से 7% एबिटा मार्जिन बरकरार करने की कोशिश जारी रहेगी। तो जेएलआर ने अपनी प्रेजेंटेशन में 4 रिस्क फैक्टर के बारे में बताया जो कंपनी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इनमें सेमीकंडक्टर की कमी एक सबसे बड़ी वजह है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले से ही सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का सामना कर रही है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार चीन में जेएलआर ने वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रीमियम कार सेगमेंट में बढ़ते दबाव को स्वीकार किया है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में वेल्थ मैनेजमेंट की रिसर्च एनालिस्ट दिव्या अग्रवाल ने कहा है कि टाटा मोटर्स का जेएलआर बिजनेस कई चुनौतियों का सामना कर रहा है इस समय, जिसमें अमेरिकी टैरिफ से संबंधित निर्यात अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप और चीन में कमजोर मांग भी इसमें शामिल है।
हाल में ही टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को लेकर बेहतर गाइडेंस दिया था, जिसमें आने वाले कुछ वर्षों में कंपनी ने 30,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की योजना बनाई है, जिसके बाद शेयरों में 700 के स्तर के ऊपर अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। स्टॉक ने 744 का हाई भी लगाया था, लेकिन अब टाटा मोटर्स के शेयर 685 के स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि जेएलआर ने यहाँ पे बंटा ढार किया वापस। फिलहाल जेएलआर का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2027-28 में अपनी अतिरिक्त नकदी फ्री कैश फ्लो बढ़ाने का टारगेट बना रहा है। वे भविष्य में लगभग अपने लाभ मार्जिन, एबिटा मार्जिन को भी बढ़ाकर 10% करने की आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कब तक होगा। वित्त वर्ष 2025 में जगुआर लैंड रोवर ने टाटा मोटर्स की कुल आय का 71% और उसके कुल प्रॉफिट का 80% हिस्सा बना है। प्रत्येक वाहन की बिक्री से जेएलआर द्वारा कमाई की औसत राशि 70,000 पाउंड से ऊपर रही है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो टाटा मोटर्स ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के लिए जगुआर लैंड रोवर की परफॉर्मेंस बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2025 में टाटा मोटर्स के रिवेन्यू में लग्जरी कार इसके जो 71% हिस्सेदारी रही थी लग्जरी कार यूनिट की। वही ग्रुप के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में उनकी हिस्सेदारी 80% रही है। मजबूत वॉल्यूम के बावजूद जेएलआर का प्रति यूनिट एवरेज रिवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान प्रीमियम कार्स मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिली थी, लेकिन जेएलआर ने अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रखी है। कंपनी का कहना है कि उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और मई में प्रीमियम सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी है। तो देखना होगा कि टाटा मोटर्स और आने वाले समय क्या फैसले करते हैं जिससे उसका बिजनेस पटरी पे आए। जेएलआर के लिए थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन ओवरऑल आने वाले समय मर्जर होगा, 2 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी और फिर आने वाले समय कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस हो या फिर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस काफ़ी बेहतर करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है निचले लेवल से यहाँ पे एंट्री मारने के लिए, क्योंकि ये जो सारी खबरों की वजह से स्टॉक 700 से नीचे आ गया, क्योंकि 1180 का इसने हाई बनाया हुआ है। स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, जबकि बाजार काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है। फंडामेंटल एक बार इसके देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप 2,52,788 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की देखें तो 687 की है। लो इसका 536 का है और हाई 1,179 का है। फिलहाल अपने हाई प्राइस से स्टॉक बहुत ही नीचे है, या लगभग यूँ कह सकते हैं आधी कीमत पे है। स्टॉक का पी 8.96 है, जो बहुत ही कम है। बुक वैल्यू इसकी 315 की है। 0.87% का डिविडेंड देती है कंपनी, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। अभी रिसेंटली भी डिविडेंड दिया कंपनी ने। ROC 20% है और ROE इसका 28.1% है। फेस वैल्यू 2 है। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे है। यहाँ पे पेयर कंपनियों से तुलना करें तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक वाकई सस्ता है, क्योंकि मारुति सुजुकी जिसकी 100 रेशियो अगर देखें तो आपको 27.16 का दिखाई देगा। इसके बाद में M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, उसका पी रेशियो 29.08 का है। टाटा मोटर्स इसका पी रेशियो मात्र 8.96 का यानी सिंगल डिजिट में है। हुंडई मोटर 28.70 का पी रेशियो है। इसके बाद में फोर्ज मोटर का 33.66 का पी रेशियो है। और इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 69.80 का पी रेशियो है। मेर्कुरी ईवी टेक का 145 का पीवी रेशियो है। तो यहाँ पे पी रेशियो में देखें तो सबसे सस्ता आपको टाटा मोटर से दिखाई देगा और वाकई में आने वाले समय टाटा मोटर बेहतर कर सकता है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।